हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MEG 10 इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इससे जो है क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कमेंट ऑन द सर्कमस्टांसेस इन विच इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 19th सेंचुरी इंडिया। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड मैकॉले ऑन इंडियन एजुकेशन। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन टू इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स। तो इन तीनों क्वेश्चन को डील करते हुए हम अपने वीडियो को में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को और इन क्वेश्चंस के आंसर को जानेंगे। तो इंग्लिश जो है वो ब्रिटिशर्स का गिफ्ट माना जाता है और ये इंडिया में आया था इंग्लिश मैन के साथ सन 1600 में और दिसंबर 31 को बिज़नेस एंड ट्रेडिंग के लिए जब इंग्लिशर्स इंडिया आए थे। बाद में इन्होंने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बना दिया था इंग्लिश को। शुरू में जब इंग्लिशमैन यहाँ आए थे तो उस टाइम पे उनकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी और वो सिर्फ उन्हीं तक रह गई, क्योंकि कॉमन जो इंडियंस थे उनको इंग्लिश लैंग्वेज से कोई कंसर्न नहीं था। इंग्लैंड की ब्रिटिश गवर्नमेंट 1830 में मतलब 1813 में जो चार्टर एक्ट लेकर आई थी उसके थ्रू ही पॉलिटिकल सिस्टम जो है इंडिया में इस्टेब्लिश करने में मदद मिली थी। और नेटिव जो इंडियन रूलर्स थे उनके साथ जो नेटिव इंडियन रूलर्स उस टाइम के जो राजा महाराजा होते थे उनके साथ जो बिज़नेस स्टार्ट किया था इंग्लिशर्स ने। तो शुरू में इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे में एंड कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री को बना करके वहाँ पे अपना रेजिमेंट बना करके फिर कंपनी अपने पैर फैलाती चली गई और अपने रेजिमेंट्स बनाती चली गई। और जिस रेजिमेंट्स को उन्होंने बनाया उसमें अपने सैनिक भी इन्होंने डाले और इन्होंने कुछ ऐसे सैनिक बनाए जो हथियारबंद हुआ करते थे और राजाओं को एक प्रपोज़ल दिया कि आप जो है अपनी सेना नहीं रखेंगे, आपको हम सेना देंगे और आप उस सेना को पेड आप करेंगे, मतलब कि सेना जो होगी वो इंग्लिशर्स की होगी हथियारों के साथ और उसको पेमेंट मिलेगा राजाओं से और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंग्लिशर्स उस सेना का यूज़ अपने काम के लिए भी कर सकेंगे। तो ऐसा रेजिमेंट उन्होंने बनाया और राजा लोग जो है उस टाइम के जो किंग हुआ करते थे वो इनके झांसे में आ गए और उस टाइम पे यही बड़ा कारण बना जब बाद में जाकर के इंग्लिशर्स ने अपना जो है रेजिमेंट बढ़ाया और राजाओं को एक दो राजाओं को अपने ही सेना दी और उन्हीं सेनाओं को फिर एक साथ मिला करके दूसरे राजाओं के ऊपर हमला करके राजाओं को हराते चले गए और उस टाइम के किंग्स को हराने के बाद वो अपनी रेजिमेंट को बढ़ाते और फैलाते चले गए इंडिया में और इंडिया में पूरा अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो है अच्छे से स्थापित करते चले गए। अब जो इंडियन रेजिमेंट बनाया गया उस इंडियन रेजिमेंट इस टाइम पे इंडिया में जो ज़्यादातर लोग गरीब थे और वो इंडियन गरीब लोग जो थे वो ब्रिटिश रेजिमेंट में कम वेजेस पे कम छोटे मोटे पोस्ट पे काम किया करते थे। तो जो इंग्लिशर्स थे इससे उनको फ़ायदा होने लगा कि ज़्यादा मज़दूर मिलते थे कम वेजेस पे और बड़े बड़े पोस्ट जो हुआ करते थे रेजिमेंट में वो क्या करते थे कि उन बड़े बड़े पदों पे वाइट मैन को ही बिठाया करते थे। तो ये जो वाइट मैन थे वो अच्छी खासी सैलरी लेते थे, उन्हें अच्छा पेड किया जाता था, तो ये थोड़ा खर्चीला था। अब ऐसा क्यों हो रहा था? अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो वाइट मैन थे उनको मंगाया जाता था ब्रिटेन से, तो उनको आने जाने का, उनको रहने का, उनको सारा व्यवस्था उनको देना पड़ता था। तो ये इतना खर्चीला था और ऐसा होने का एक और कारण था कि क्योंकि वो जो वाइट मैन थे वो इंग्लिश स्पीकिंग थे, उनकी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश थी, तो उन जो रूलर्स थे ब्रिटिश रूलर्स उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ करती थी। जबकि जो हिंदी भाषी लोग थे इंडिया में गरीब लोग थे उनके साथ उनको कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब लोग थे उनकी भाषा हिंदी, मराठी, बंगाली इस तरीके की भाषाएं हुआ करती थी। तो रेजिमेंट में उनको कम्युनिकेशन करने में काफ़ी समस्या आती थी। अब इससे इंग्लिशर्स के दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने सोचा कि जो भारतीय हैं उनको अगर इंग्लिश सिखा दिया जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले सस्ते मज़दूर मिल सकेंगे उन्हें, जो कि सस्ते ह्यूमन वर्क फोर्स उनके पास होगा और उनका जो है काम आसान हो जाएगा, काम भी हो जाएगा और उनको वेजेस भी कम देना पड़ेगा, तो उनका फ़ायदा होगा। लेकिन उनका ऐसा सोचना इतना मतलब ऐसा करना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर इस तरीके के इसका सिस्टम इस्टेब्लिश करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, जिसे हम आगे जा कर के समझेंगे। तो आगे हम चलेंगे जहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से कुछ फ़ेज़ आए और कुछ लगभग यहाँ पे 4 फ़ेज़ बताए गए हैं कि 4 फ़ेज़ आए और 4 फ़ेज़ेज़ में किस तरीके से इंग्लिश को इंडिया में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। तो हम 4 फ़ेज़ेज़ देखेंगे।
इसमें जो पहला फ़ेज़ है वो है 1800 से लेकर 1857 तक। सेकंड फ़ेज़ है 1857 से 1880 तक एंड थर्ड फ़ेज़ है 1880 से 1947 तक। ये जो तीनों फ़ेज़ हैं इस फ़ेज़ को बोला जाता है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। और जो लास्ट फोर्थ फ़ेज़ है वो है 1947 से लेकर 2004 तक। तो ये जो है ये पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड बोला जाता है। तो इन चारों फेसेस को हम समझेंगे डिटेल में आगे की वीडियो में, तो वीडियो को अच्छे से देखें, केयर करें पॉइंट को। तो बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की। तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो फर्स्ट फेज़ था इसमें जो है वो पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया गया ताकि इंडिया में जो इस एलियन लैंग्वेज को फैलाया जा सके जो इंग्लिश है। अब इसका गोल क्या था? इसका गोल था ह्यूमन वर्कफोर्स तैयार करना, कि सस्ते ह्यूमन वर्कफोर्स तैयार किए जा सकें और जो मिडिल क्लास की लैंग्वेज है उनको जो है कि इंग्लिश सिखाया जा सके ताकि वो इंग्लिश रीडिंग में सक्षम बन सके। और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को, यानी इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में भी आसानी हो। तीसरा जो इनका गोल था वो था कल्चरल सुपीरियर थिंकिंग को इस्टेब्लिश करना। मतलब कि वो चाहते थे कि उनका जो कल्चर है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, सिविलाइज्ड है, सुपीरियर है, ऐसा लोगों में थिंकिंग डेवलप्ड हो सके इंडियन नेटिव लोगों के अंदर। इस फेज़ को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड फेज़ में क्या बताया गया है? तो सेकेंड फेज़ में इंग्लिश जो है फैलना शुरू हो गया था लोगों के अंदर। इंडियन की जो लाइफ है वो इंग्लिश से इफ़ेक्ट होने लगी थी और उनके आइडिया एंड वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे। जो थर्ड फेज़ है इसमें लोग जागरूक होने लगे थे इंग्लिश को लेकर के और अपने भी लैंग्वेज को लेकर के, और उनके अंदर एक जो डायलेक्टियल जो एकजुटता जो है वो उनके अंदर डेवलप्ड होने लगी थी। तो वो अब इंग्लिश को अपोज करने लगे और नेशनलिस्टिक की सोच उनके अंदर बनने लगी थी, जिसमें वो खुद के जात पात को, धर्म को ध्यान नहीं देते थे, बल्कि वो एक भाषा को ध्यान देते थे और अपनी भाषा के साथ एकता रखने पर ध्यान देने लगे थे, जिसमें जो है लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा की भावना रखने लगे थे, एकता बनाने लगे थे और खुद को भारतीय के रूप में देखने लगे थे, जो फाइनल में जाकर फ्रीडम मूवमेंट के रूप में रूप ले लेता है। तो हमने जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो फेज़ था उसका ओवरव्यू ले लिया। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम डिटेल में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के रूप में डिस्कस करेंगे, जो कि कंबाइंड रूप से होगा। 1793 में एक पर्सन था विलियम विल्बरफोर्स, जिसने फर्स्ट टाइम इंग्लिश को सिखाने का सुझाव दिया था। उसके लिए 2 क्लॉज चार्टर एक्ट में जोड़ने के लिए बोला था, जबकि इंग्लिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने इसके बात को डिनाई कर दिया था। बाद में और इसने कहा था कि जो ब्रिटेन है वहाँ से स्किल्ड टीचर को इंडिया भेजा जाना चाहिए और उनको इंडिया में इंग्लिश सिखाना चाहिए। तो बाद में इंग्लिश गवर्नमेंट ने 1813 के चार्टर एक्ट के तहत एक क्लॉज जोड़ा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के ऊपर 1 लाख रुपए हर साल स्पेंड करने को बोला। तो जो इंडिया का जो द चार्टर एक्ट था 1813 का, एक ऐसा एक्ट बना जो इंग्लिश एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की ग्रोथ इसी के कारण हुई थी। इस चार्टर एक्ट के कारण इंडिया में इंग्लिश काफ़ी फैला, इसको काफ़ी प्रमोट किया गया। और बाद में क्या हुआ कि जो इंडियंस इंग्लिश का नॉलेज रखते थे वो न्यूली अराइव्ड इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट रखने लगे और यहीं से इंडियंस जो है वो संस्कृत और अराबिक वर्क्स को ट्रांसलेट करने लगे, उनको पब्लिश कराने लगे ट्रांसलेट करके, जिससे कि इंडियन वर्क्स को वर्ल्ड वाइड फेमस होने में काफ़ी हेल्प मिली। जो 1813 का द चार्टर एक्ट था उसने भी प्रमोट किया और इंग्लिश वर्क्स को, उसके प्रोडक्शन को इंडिया में भी। लेकिन 1813 ही ये पहला टाइम नहीं था जब इंग्लिश को इंडिया में मतलब पढ़ाया जाने लगा, एजुकेशन सिस्टम बना। इसके पहले 1542 में सेंट फ्रांसिस जेवियर आए थे, जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरीज थे। वे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने धर्म को यहाँ प्रमोट करने के लिए आए थे। उस टाइम पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे इनके साथ में, वो सब लोग ही सबसे पहले मतलब पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में क्लासरूम का सिस्टम जो है लेकर के आए थे और एजुकेशन देने के लिए क्लासरूम का सिस्टम को स्टैब्लिश उन्होंने किया था। इन लोगों ने जो इंडियंस थे
उनके लैंग्वेज को, रीजनल लैंग्वेज को भी इन्होंने इंकरेज किया था और वेस्टर्न एजुकेशन को भी सपोर्ट किया था, लेकिन मीडियम ऑफ लैंग्वेज इन्होंने इंग्लिश ही रखने के लिए बताया था। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में, जिनका नाम है लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ने अपना एक ड्राफ्ट दिया था जिसका नाम है मैकॉले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। ये इन्होंने दिया था 2 फरवरी 1835 में, यानी 2 फरवरी 1835 में। इस मिनट को मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड सोशल रिफॉर्म डॉक्यूमेंट माना जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट था, इसमें मैकॉले ने कई सारे स्टेटमेंट दिए थे कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को क्यों लाना चाहिए, क्यों इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में पढ़ाना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि जो इंडिया में इंस्ट्रक्शन का लैंग्वेज हो वो इंग्लिश होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होना चाहिए, और इंग्लिश स्पीकिंग जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेंड करना चाहिए कि वो इंग्लिश पढ़ा सकें। और ये जो पर्सन था, ये इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहता था, जबकि उस टाइम पे इंडिया में जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन, जिसे ये हटाकर इंग्लिश को यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहता था। अब मैकॉले कहता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सुपीरियर लैंग्वेज है, और जो यहाँ पर की जो लैंग्वेज है हिंदी या कोई और भी जो लैंग्वेज है वो सारी इन्फीरियर लैंग्वेजेस हैं। अब यहाँ पे मैकॉले एक स्टेटमेंट देता है जो कि काफ़ी फेमस है। According to Macaulay, the new native Indians who will emerge after receiving English education will be Indian in blood and color, but English in taste, opinion, moral and intellectual। यानी कि वो कहना चाहता था कि जो लोग यहाँ पर इंग्लिश सीख लेंगे और इंग्लिश को रिसीव करने के बाद वो ब्लड से और कलर से तो इंडियन होंगे, लेकिन उनकी ओपिनियन, उनका मोरल, उनका इंटेलेक्चुअल जो है और उनका जो टेस्ट है वो इंग्लिश होगा। अकॉर्डिंग टू मैकॉले, इंग्लिश ही वो ऐसी एक लैंग्वेज है जिससे कि जो ऑर्थोडॉक्स एंड पुअर कल्चरल इंडियन है उनको मॉडर्न एंड सिविलाइज्ड बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ इंडियंस भी ऐसे थे जो इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, जिसमें राजा राम मोहन रॉय का भी नाम आता है। अब बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की नॉवल राजमोहन्स वाइफ, जो कि 1864 में आई थी। ये पहली इंडियन इंग्लिश नॉवल थी जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी, और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने इस वर्क को इंग्लिश में तो लिखा था, लेकिन इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि वो अब इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्क नहीं लिखेंगे, बल्कि वो बांग्ला भाषा में लिखेंगे, अपनी बंगाली लैंग्वेज में लिखेंगे और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उस टाइम पे इंडिया में 2 ग्रुप सामने आए थे, एक एंग्लिसिस्ट का ग्रुप था और एक ओरिएंटलिस्ट का ग्रुप था। ये जो दोनों ग्रुप थे इनके थिंकिंग आपस में अपोज करती थी। जो एंग्लिसिस्ट थे वो इंग्लिश को सपोर्ट करते थे, वो इंग्लिश के सपोर्टर थे कि इंग्लिश सिखाया जाए इंडिया में, और जो ओरिएंटलिस्ट थे वो इंग्लिश को अपोज करते थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में इंग्लिश सिखाया जाए। अब इस टाइम पे 2 पर्सन थे, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों काफ़ी अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स थे, काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोलते थे, लेकिन ये चाहते थे कि इंग्लिश जो है वो नेशनल मूवमेंट की भाषा न बने, बल्कि हिंदी जो है और जो इंडियन लैंग्वेज है वो नेशनल मूवमेंट की भाषा बने, जिससे कि लोकल पीपल अच्छे से समझ सके और इंटरेक्ट कर सकें। अब इंडिया में इंग्लिश स्थापित करना क्यों है इंग्लिशर्स को, तो इसके पीछे उनका अपना एक कुछ हिडन मोटिव्स था, जो अपने फ़ायदे के लिए चाहते थे कि इंडिया में इंग्लिश को एजुकेट किया जाए, इंग्लिश एजुकेशन दी जाए। लेकिन बाद में देखा गया कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का फ़ायदा इंडियंस को ही हुआ। वो बाहर के देश कंट्रीज़ में चल रहे जो एनलाइटमेंट मूवमेंट थे वो उसको पढ़ सके, समझ सके और अपनी बात दूसरे देशों तक भी पहुंचा सके और सपोर्ट भी पा सके। और उन्होंने इंग्लिश को ही एज अ वेपन इंग्लिशर्स के ख़िलाफ़ यूज़ भी किया। अब बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था ताकि जो इंडियन नेटिव पीपल हैं वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को समझ सके, उनकी स्कीम को, उनके इंटेलेक्चुअल को समझ सके, जिससे कि इंग्लिश की जो लैक होने के वजह से, मतलब जो इंडियन हैं उनके अंदर इंग्लिश की नॉलेज नहीं होने की वजह से वो पहले नहीं समझ पा रहे थे। तो क्योंकि नेटिव लोग जो थे वो ब्रिटिश के हर काम को करते थे, और तो उनकी लेटर डिलीवरी वगैरह और उनकी फाइनेंशियल सिस्टम में काम करते थे, जहाँ से वो अवेयर होना शुरू हो गए कि इंग्लिश जो इंग्लिशर्स हैं वो किस तरीके से यहाँ के रिसोर्स को, यहाँ के इंडियन रिसोर्सेज को और इंडियन जो करेंसी है उसको अपने देश भेज रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ के लोगों को का मिसयूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से अपने मतलब को साध रहे हैं।
तो ये था फर्स्ट जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था। अब बात कर लेते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की, जो कि 1947 से लेकर 2004 तक था। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हिंदी जो है वो लोकल लैंग्वेज बन जाती है, और क्योंकि जो इंडिया है उसमें जो सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया है उसमें उसके मोस्ट पार्ट में जो है हिंदी बोली जाती है, तो ये जो है नेशनल लैंग्वेज बन जाती है। इसे नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है आर्टिकल 343 के क्लॉज 2 के अंतर्गत। तो 1947 के बाद हिंदी को फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन जो साउथ के कुछ स्टेट थे जो कि हिंदी भाषी नहीं थे, वो नॉन हिंदी थे, तो वहाँ के लोग हिंदी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। इसी प्रोटेस्ट के कारण एक्ट जो 343 में क्लॉज 2 को जोड़ा गया था, और जिसके तहत ये कहा गया था कि जो इंग्लिश है उसको अगले 15 सालों के लिए सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाएगी। यानी कि ये जो क्लॉज आया था, ये आया था 1950 में, तो 1965 तक ये जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रहेगी। लेकिन 1965 में भी ये जो प्रोटेस्ट था वो चलता रहा, तो अंग्रेजी भाषा को संशोधन बिल के द्वारा बिल पारित किया गया, और इसके द्वारा इंग्लिश को जो है सहयोगी भाषा के रूप में डिक्लेयर किया गया तब तक के लिए, जब तक कि नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट हैं वो खुद ही इसे हटाने के लिए नहीं बोलेंगे। तो ये था फोर्थ जो फेज़ है उसमें। अब तक भी इंडिया में जो इंग्लिश है वो उसका किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। अभी भी लोग यहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हैं और इंग्लिश को वर्ल्ड वाइड वेब बोला जा रहा है। तो उस टाइम पे जो लीडर्स थे, जिसमें कि नेहरू और राजगोपालाचारी जैसे लीडर्स थे, वो उसी टाइम बोल दिए थे कि जो इंग्लिश है ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है इस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। तो वो बिलीव करते थे कि ये जो इंग्लिश एजुकेशन है ये हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो पूरा देखा, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हेल्प ले सकें। और आगे की नेक्स्ट वीडियो आने के लिए आप हमें कमेंट भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।